नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में हुई महाबहस में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दुस्साहस का मिलेगा कड़ा जवाब। पहलगाम के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाया। लोकसभा में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कुछ लोग सेना के तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ को आगे बढ़ाने में लगे हैं। देश आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर। चिदंबरम की ओर से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर भी बरसे। लोकसभा में अमित शाह की दहाड़, कहा भारतीय सेना के प्रहार के कारण पाकिस्तान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान को बताया कांग्रेस की भूल। राहुल गांधी को दी चुनौती, कहा बताएं कांग्रेस सरकारों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ क्या किया। ढेर हुए पहलगाम के गुनहगार, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए सुलेमान अफगान और जिब्रान का काम किया तमाम। पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट से हुआ मिलान। राज्यसभा में भी शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चर्चा की शुरुआत, कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को शह देने वाली ताकतों को भी दिया संदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए संघर्ष विराम पर सवाल। और बढ़ी भारतीय सेना की ताकत, डीआरडीओ ने लगातार किए प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण। प्रलय कई तरह के वारहेड से ले जाने में सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, कहा यह मिसाइल हमें तकनीकी रूप से बनाएगी और सक्षम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने आतंक के अड्डों को मिनटों में मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने लक्ष्य 100% हासिल किए। जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के बचाव में आई तो भारतीय सेनाओं ने उसे भी धूल चटा दी। भारत के जोरदार हमलों के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम
बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान भी जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तकड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, अब कहते रोक क्यों दिया। वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से प्लीज बैठिए। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस और पाकिस्तान की मांग एक जैसी है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के
उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के सामने यह सच्चाई रखी कि कल जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी वही थे जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों को तथ्यों के साथ जवाब दिया तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की आतंकवाद पर ढुलमुल नीति पर सवाल खड़े किए। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीए और एनडीए सरकार के समय आतंकी घटनाओं के आंकड़ों को साझा किया तो मोदी सरकार के समय आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों को भी गिनाया। गृह मंत्री ने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर देश हित से समझौता करने का आरोप भी लगाया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस। लोकसभा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादी ढेर। विपक्ष पर भी जमकर बरसे अमित शाह। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकाली तो मंगलवार को बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अपने तर्कों से विरोधियों को चुप करा दिया। अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत में ही देश को एक बड़ी खबर दी और बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया है। इन आतंकियों में सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान शामिल है। 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बताई। सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई और कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। अमित शाह ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का मिलान चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट से हुआ है। आतंकवादियों के पास से एक M9 अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल बरामद हुई थीं। इस दौरान ऐसा मौका भी आया जब विपक्ष शोर मचाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री रुके नहीं, बल्कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले दुखी न होने की नसीहत दे डाली। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की टिप्पणी पर भी लोकसभा में जवाब दिया और कहा
कि हमारे पास प्रूफ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई और कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया, वहां जाकर 9 अड्डों और 100 से अधिक आतंकियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गृह मंत्री ने बताया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इन हमलों में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी इस हमले में मारे गए। भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तैयबा, सियालकोट में महमूना जोया कैंप और सरजल कैंप, मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में गुलपुर और अब्बास कैंप के साथ बरनाला कैंप, भीमबर को भारतीय सेना ने टारगेट किया। उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह किए, जिनमें से 8 एयरबेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गृह मंत्री ने संघर्ष विराम पर उठते सवालों का भी जवाब दिया। अमित शाह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि अगर कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया होता तो आतंकवाद की समस्या इतनी गंभीर न होती। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया। मान्यवर, ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 2002 में लाए गए पोटा कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर इसके विरोध करने का आरोप लगाया और पूछा कि पोटा रोककर वो किसको बचाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था, वोट बैंक के लिए पोटा रोककर कांग्रेस ने आतंकवादियों को बचाने का काम किया। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 2014 से 2025 तक उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। कश्मीर में अब ऐसी स्थिति है कि उन्हें आतंकी भेजने पड़ते हैं, अब वहां आतंकी नहीं बनते। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्व पीएम नेहरू ने 30,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन को दे दिया। अमित शाह यहीं नहीं रुके। उन्होंने नेहरू के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। कुल मिलाकर इस चर्चा में अमित शाह ने न केवल कांग्रेस को उसकी गलतियां याद दिलाईं, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की खुशखबरी भी देश को दी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में जमकर चर्चा हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर बात रखी तो सरकार से सवाल भी पूछे। इस बीच सरकार और भाजपा की ओर से विपक्षी सवालों पर पलटवार किया गया तो कांग्रेस की सरकारों पर देश विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। सरकार के सहयोगी दलों ने भी विपक्षी दलों को जमकर घेरा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंगलवार को लोकसभा में जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से तर्कों के खूब तीर चले। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सेना के हौसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार हर जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ संवेदनशील बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 1962 के बाद वहां मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में
1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है और विपक्ष को सरकार की बात पर नहीं, अमेरिका की बात पर भरोसा है। सर, 2 शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा, वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं वे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। यह समय राजनीति का नहीं, एकजुटता का है। 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। हमारे लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है। आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा न्यू नॉर्मल है। और जिस दिन ये बनेगा उस दिन भारत एक होगा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीखी बहस हुई, लेकिन सभी ने कहा कि देश एक स्वर में सेना के पराक्रम को सलाम करता है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की तो आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर विस्तार से बात रखी। सरकार ने एक बार फिर से संसद में स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। किसी भी देश की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से विपक्ष के हर वार पर पलटवार किया गया। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों को जम्मू एवं कश्मीर में टीआरएफ के 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह वही टीआरएफ है जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा में भागीदारी की। इसमें खड़गे ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन खुफिया एजेंसियों की विफलता और संघर्ष विराम पर सवाल उठाए। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि देश मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित है और कांग्रेस को अपनी पुरानी विफलताओं का हिसाब देना चाहिए। पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे और फिर बाद में आप लोग इस तरह से
आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तमाम और दलों ने भी चर्चा में हिस्सेदारी की। हम भारत की सेना का, भारत के बहादुर सैनिकों का, बहादुर जवानों का बार बार नमन करेंगे, उनकी शौर्य और वीरता को बार बार प्रणाम करेंगे, लेकिन आपके नाकारेपन पर 1000 बार सवाल पूछेंगे मान्यवर। We have every right to question the government and it is the bounden duty of the government to reply. As I said, you are accountable to the parliament. ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान सदन के सभी सदस्यों ने सेना के पराक्रम की सराहना की और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की निंदा की। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेते हुए पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध अच्छे हैं, इसके बावजूद सऊदी अरब ने सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को लेकर उसकी निंदा की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की क्षमता को दिखाता है। We have organizations like BRICS, where the Quad that have condemned in the strongest terms this terrorist attack, and the fact that countries like Saudi Arabia have mentioned the word cross-border terrorism. Prime Minister Shri Narendra Modi was in Saudi Arabia when this terrorist attack took place on 22nd April. And at that time, the Saudis were shocked that an attack could take place while the Prime Minister was there. And keep in mind that Pakistan has had long-standing historical ties with Saudi Arabia. And Saudi Arabia has in their statement put out that this was an act of cross-border terrorism, which means that this attack of terrorism has come from Pakistan into India. And that also, I think, is a great diplomatic achievement on our side, that a country like Saudi Arabia has recognized that Pakistan is responsible for this act of terrorism. हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि ग्लोबल साउथ ने कहा कि वैश्विक संकट से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो सिर्फ भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ऐसा संभव है। अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं तो हमें एकजुट होना होगा। Global South have looked up to India and have said that if there is any country that can provide solutions to the global challenges of the day, it is India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. एक विकसित भारत बनना चाहते हैं और अगर हम ये सफर एक साथ में सफल होना चाहते हैं तो हमें एकता दिखानी होगी, हमें एक आवाज से, एक जवाब से बात करनी होगी। जो मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मैंने कहा राष्ट्रीय मुद्दे। मंगलवार को संसद में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों से संबंधित सवालों के लिखित जवाब दिए गए। इन लिखित जवाब में सागरमाला परियोजना, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। संसद में आज कई मंत्रालयों से संबंधित सवालों के लिखित जवाब दिए गए, जिसमें राज्यसभा में बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना पर जानकारी दी गई। इसमें रेल और सड़क संपर्क पर फोकस रहा। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 272 रेल व सड़क परियोजनाएं हैं, जिसमें 74 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 67 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 131 परियोजनाएं विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। लिखित उत्तर में बताया गया कि कुल 839 परियोजनाएं, जिनकी लागत 5.79 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। सागरमाला फंडिंग गाइडलाइंस में भी संशोधन किया गया है। राज्यसभा में एक दूसरे सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय का लिखित जवाब देते हुए जानकारी दी गई कि 2025-26 तक 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य कैंसर इलाज को ज्यादा सुलभ और व्यापक बनाना है। लिखित जवाब में बताया गया कि कुछ कैंसर बोझ वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। पुद्दुचेरी में 3 कैंसर सेंटर स्थापित होंगे। ये केंद्र जिला अस्पतालों या अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित एक दूसरे सवाल के जवाब में लिखित जवाब दिया गया कि मेडिकल कॉलेज और MBBS सीटों में वृद्धि से लाभ होगा। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में दोगुनी वृद्धि
2014 में 387 से बढ़कर 2025 में 780 हो गई है। एमबीबीएस और पीजी सीटों में भारी इजाफा हुआ है। एमबीबीएस सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 हुई हैं। पीजी सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हुई हैं। लिखित जवाब में ये भी बताया गया कि जिला अस्पतालों में 3 माह की अनिवार्य पोस्टिंग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगी। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार, 12 हेल्थ पैकेज, टेलीमेडिसिन, मुफ्त दवाइयां ग्रामीण जनता को घर के पास बेहतर सेवा प्रदान करेंगी। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के एक लिखित उत्तर में बताया गया कि देश के 6,01,328 गांवों में से 99.91% गांवों में बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित की गई है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश। आरबीआई द्वारा स्थापित फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, अब तक देश भर में 2,421 केंद्र स्थापित हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन प्रक्रिया सरल बनाई गई है। जन समर्थन पोर्टल से 59 मिनट में लोन सुविधा उपलब्ध है। ऋषि कुमार, अनुज यादव के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन के जरिए उपयोगकर्ता संदिग्ध संचार की सूचना दे सकते हैं, खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं और अनाधिकृत मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन अब एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो पूरे भारत में नागरिकों को बहुभाषीय डिजिटल सुरक्षा टूल प्रदान करता है। अब तक 82 लाख से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं और 35 लाख से ज्यादा खोए हुए या चोरी हुए फोन ब्लॉक किए गए हैं। इस पहल ने इस प्रणाली के शुभारंभ के केवल 24 घंटे के अंदर 1.35 करोड़ यानी कि 1,35,00,000 फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल को सफलतापूर्वक रोका है। इस प्रणाली के कारण ऐसी कॉल में 97% की कमी आई है। केंद्रीय मंत्री ने संचार साथी पहल के अंतर्गत हितधारकों की एक बैठक की अध्यक्षता भी की। दूर संचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के इरादे से बैठक का आयोजन किया गया। डीओटी के द्वारा संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की गई, जहां 15.5 करोड़ देश के नागरिकों ने इसका इस्तेमाल किया है और इसी के आधार पर करीब 2.25 करोड़ नंबर को हम लोग ने कैंसिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके भारत के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए स्पूफ्ड कॉल्स की शुरुआत की थी। हम लोग ने कायोर सॉफ्टवेयर के आधार पर, सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल आउटरोमिंग रजिस्ट्री के आधार पर, जो एक आत्मनिर्भर विचारधारा के आधार पर भारतीय सॉफ्टवेयर को हम लोग ने स्थापित किया, 97% रिडक्शन स्पूफ्ड कॉल्स में हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव पर अब अपडेट देते हुए बताया कि हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में शामिल 3 कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक संयुक्त कार्रवाई में मार गिराया गया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान शाह और फैसल जाट, हमजा अफगानी और जबरान भाई के रूप में हुई है। मौके वारदात से 2 AK सीरीज की राइफल्स, 1 M4 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यह मिशन कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना ने जानकारी में बताया कि अभियान अभी भी जारी है। ऑपरेशन महादेव को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रशांत कुमार सतपथी की पत्नी प्रियदर्शनी आचार्य ने संतोष जाहिर किया है। उन्होंने इस सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। पहलगाम आतंकी हमले में मृत केरल निवासी एन रामचंद्रन की बेटी आरती आर मेनन ने भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर गर्व जताया है। उनके मुताबिक ये आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Defence Minister, all the officials working towards it. We have crossed actually 3 months since the attack, but the operation have never stopped. The investigation have never stopped. So this shows the strength of India. So I'm deeply proud about that. पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे ने भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था कि ऐसा करने वालों को पकड़कर मार गिराया जाएगा। वो मारे गए, ये अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने सेना का भी आभार जताया। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी अतिरेकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यों के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दर्शाती है जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बिंदु बनाया है। एक खबर आप देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ। मौका था अखिल भारतीय शिक्षा समागम का, जिसमें शिक्षाविद, नीति निर्माता, छात्र और शिक्षकों के अलावा उद्योग जगत के लोग भी एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर कई नई पहलों की शुरुआत की गई। साथ ही 4 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि दुनिया के कई शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल रहे हैं, जो शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने में मददगार साबित होगा। आज मैं भारत की लगभग 1200 विश्वविद्यालय तथा उस इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशंस की उपलब्धि से जब आत्मविश्वास से भरा हूं, तब उसी समय में मैं विश्व की आई एम इनवाइटिंग एंड वेलकमिंग ऑल द लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू माय कंट्री, टू भारत। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू with this today's 4 LOI handover, now we have given 11 LOI to global universities. I invite and welcome more university to Indian education ecosystem. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति